and Jain student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, and a warm welcome to all my superstars who have taken commercial application. ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स है कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए, बट ये चैप्टर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉमन है. ये चैप्टर कमर्शियल स्टडीज में भी है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम चैप्टर और एंटायर सिलेबस भी सेम है. तो मैं ये लेसन वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूं और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा. और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को जिन्होंने कमर्शियल एप्लीकेशन लिया है उनको ये जरूर शेयर करें. तो चलिए बिना समय बिताए हम इस चैप्टर को फुल स्पीड से, यस फुल स्पीड से फिनिश करेंगे. तो आप हैं तैयार? लेट्स बिगिन. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. तो पहला शब्द आता है रिक्रूटमेंट. क्या है? तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम सर्च करते हैं. किसकी? सर्च फॉर एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे मेरे बिजनेस के लिए नए लोगों की जरूरत है, एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सर्च करूंगा कि कौन मेरे यहां काम करने के काबिल है. तो उनको क्या करना है? उनको खोजना, उनको एनकरेज करना जो मेरे यहां अप्लाई करें, जॉब्स के लिए अप्लाई करें. इस लोगों को प्रेरित करना, सर्च करना ताकि वो मेरे पास अप्लाई करें. इस प्रोसेस का नाम है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम डिस्कवर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं कैपेबल एप्लीकेंट्स को वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पे खाली जगह हैं, खाली जॉब पोजीशंस है, उनके लिए लोगों को आमंत्रित करना. तो ये पॉजिटिव प्रोसेस माना गया हमेशा. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को बुलाते हैं. याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट मतलब नौकरी नहीं है. रिक्रूटमेंट सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं? आपको सिर्फ आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना चाहते हैं ताकि हम आपका सिलेक्शन कर सके. आइए मेथड एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में जानें. सबसे पहले जानेंगे कि दो ब्रॉड मेथड है. पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है सबसे पहले फील्ड रिक्रूटमेंट. देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि फील्ड में, जब कंपनी के ही रिप्रेजेंटेटिव्स विजिट कर जाएं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, जैसे कि जहां पे आईएम्स के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं. ये हो गया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. आपने नाम सुना होगा IIM, है ना देश में आईएम्स. तो यहां पे जो ग्रेजुएट्स जो MBA कर रहे होते हैं उनको एग्जाम फिनिश होने से पहले ही, MBA की पढ़ाई फिनिश होने से पहले ही ये कंपनी वाले लोग आते हैं और सेलेक्ट कर जाते हैं. उसी तरह से टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, मतलब जैसे एग्जांपल है IIT, जरूर आपने नाम सुना होगा, जहां पर कौन होते हैं? इंजीनियर्स पढ़ के निकलते हैं. तो इंजीनियर्स को भी क्या होता है? पढ़ाई फिनिश करने से पहले ही जॉब मिल जाती है. कैसे? यही फील्ड रिक्रूटमेंट के मेथड से. कंपनी के मैनेजमेंट के लोग जाते हैं, ऑन स्पॉट टेस्ट लेते हैं, वहीं बच्चे का टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और इनको बुला लेते हैं कंपनी में. याद रखिएगा, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? अपने पास बुला रहे हैं. ठीक है. अगला आता है वॉक इन इंटरव्यू. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है और आप फोटो में भी देख रहे हैं, इस इमेज में देख रहे हैं कि जिस कैंडिडेट को जॉब चाहिए वो खुद क्या करता है? कंपनी के पास पहुंच जाता है. जहां इंटरव्यू चल रहा होता है वहां खुद पहुंच जाता है एक निश्चित समय और प्लेस पर. बस वॉक इन का मतलब क्या है? आप अंदर आओ और इंटरव्यू दे दो. तो यहां पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है प्लेस ऑफ इंटरव्यू में. वो अपना रिज्यूम, जिसे हम बायोडाटा कहते हैं, उसको लेके आता है और सामने ही सामने इंटरव्यू शुरू. याद रखिएगा, इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन होगा. अभी सिर्फ क्या किया है? रिक्रूटमेंट. एक और तरीका है रिक्रूटमेंट का, टेली. देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे, फोन से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जी, टेलीफोन से. तो जब क्या हो? टेलीफोन की डायरेक्टरी निकाल करके, डायरेक्टरी ऑफ द प्रोफेशनल्स की
हाँ, प्रोफेशनल एसोसिएशन के पास अपनी खुद की डायरीज होती है जिसमें प्रोफेशनल्स का नाम होता है, जैसे सारे डॉक्टर्स का नाम, सारे इंजीनियर्स का नाम, सारे टीचर्स का नाम। यहां से क्या करते हैं, फोन कॉल करके डायरेक्टली बुला सकते हैं कैंडिडेट्स को। तो यह भी एक तरीका होगा रिक्रूटमेंट का। पोस्टर, बिलबोर्ड्स लगाना, मुझे लगता है पोस्टर लगाना आजकल ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देना कि मेरे यहां नौकरी की जरूरत है, मेरे यहां जॉब पोजीशंस खाली हैं। अब ये मुझे लगता है ये डायरेक्ट मेथड कुछ अच्छा मेथड नहीं है। बड़े बड़े होर्डिंग्स में क्या कर देना, यस जॉब वेकेंट है। अब पोस्टर होर्डिंग लगाने की बजाय मुझे लगता है इंटरनेट एक बहुत बड़ा जरिया हो गया है। आइए अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में जाने। जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो हम किसी थर्ड पार्टी को, हाँ किसी बाहरी कंपनी को, किसी बाहरी बिजनेस फर्म को क्या करते हैं, जिम्मेदारी देते हैं कि आप मुझे नए लड़के लड़कियां, यस आप मुझे यंग कैंडिडेट्स जो मेरे यहां जॉब पोजीशंस के लिए फिट है उनको भेजिए। याद रखिएगा ये लोग सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। और इनमें से क्या एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स पुराने हो गए हैं, अब न्यूज़पेपर में ऐड आता है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में ऐड आता है, हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत विज्ञापन, हाँ, या क्लासिफाइड्स आप देख लीजिए। हाँ, क्लासिफाइड्स पेपर का वो हिस्सा होता है जहां पे एडवर्टाइजमेंट में आपको एड्स मिलेंगी, हाँ, जिसमें लिखा होगा कि नौकरियों के लिए जरूरत है लोगों को। तो मैगजीन्स में, जर्नल्स में, इवन टीवी में भी ऐड आ सकती है रिक्रूटमेंट के लिए। और गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सचेंजेस हैं। एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर जॉब सीकर अर्थात जो जॉब पाते हैं और जॉब गिवर्स हैं, जॉब सीकर और जॉब गिवर्स दोनों मिलते हैं, क्योंकि इनको मिलाता है ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सीकर और गिवर्स को मिलाता है। और प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं जो ये काम करती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि एक्सपर्ट होती हैं, हाँ, सीनियर पोस्ट के कैंडिडेट्स को, मैनेजमेंट के पद के लोगों को क्या करती है, यस इसी काम की वो एक्सपर्टाइज होती है, समझ गए ना, प्लेसमेंट दिलवाती है उनको। और या तो आप प्रोफेशनल एसोसिएशन से भी मांग सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशन, हाँ डॉक्टर्स की एसोसिएशन का नाम है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। लॉयर्स की एसोसिएशन है जैसे बार काउंसिल, तो आप इनसे भी क्या कर सकते हैं, बार काउंसिल से भी अपने लिए लॉयर्स मांग सकते हैं। अगर आपको फर्म में लॉयर चाहिए तो आप इनसे मांग सकते हैं। यह है प्रोफेशनल एसोसिएशन। या लेबर्स की अपनी खुद की ट्रेड यूनियंस होती है, उनसे भी रिक्रूटमेंट कराया जा सकता है। तो दो तरह के मेथड्स हो गए, आपने जाना रिक्रूटमेंट के, डायरेक्ट जब फर्म खुद कर रही है, इनडायरेक्ट जब किसी की सपोर्ट ले रही है। अब आता है रिक्रूटमेंट में भी दो मेथड्स हैं, सॉरी दो सोर्सेज हैं। सबसे पहले सोर्स की बात करेंगे इंटरनल। याद रखिएगा रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है, अट्रैक्ट करने का, लोगों को, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना कि वो हमारे यहां जो जॉब पोजीशंस खाली हैं उस पर आए। अभी मैंने आपको नौकरी नहीं दी है, बस आप अप्लाई तो करो, आप मेरे पास आओ तो मैं डिसाइड करूंगा आगे कि आप मेरे यहां फिट हो कि नहीं, वो सिलेक्शन से तय होगा। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल, हाँ, जब आप जो आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं विद इन दी कंपनी, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं से ही अपनी क्या करो, जरूरतें पूरी कर लो, बाहर से लोगों की जरूरत ना पड़े। इसका एग्जाम्पल, हाँ, इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की प्लेस ऑफ वर्क, जी प्लेस ऑफ जॉब या वर्क चेंज कर देते हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है और उसको जो पोस्ट है वो वही है, उसकी रैंक है वो वही है, बस जॉब की प्लेस चेंज हो गई है, हाँ, उसे कहते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे में। याद रखिएगा उसकी ना रैंक चेंज होनी चाहिए, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन एक तरह से सैलरी, जो आप वर्कर्स को रिवॉर्ड देते हो सर्विसेज पे, वो उसकी सैलरी है। ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब समझ गए ना, सेम पोजीशंस पे। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कोई मैनेजर है HDFC बैंक का,
मैनेजर इन HDFC बैंक ऑफ वाराणसी। ठीक है, मैनेजर है कहां पर? वाराणसी पे। अब इसको शिफ्ट कर दिया जा रहा है लखनऊ में। हां, तो वाराणसी से क्या कर दिया गया? लखनऊ शिफ्ट कर दिया। वहां पर भी क्या है? ये मैनेजर है। वहां पर हां, कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन रहा है। ओ कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन रहा है, तो मैनेजर इन लखनऊ कर दिया है। तो क्या हुआ? पे पोजीशन चेंज हुई, रैंक चेंज हुई, उसकी अथॉरिटी चेंज हुई उसकी? नहीं। तो वहां भी मैनेजर है, यहां भी मैनेजर है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का मूवमेंट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं। अब इसके आगे, तो ये हो गया पहला इंटरनल मेथड, ट्रांसफर। अगला प्रमोशन। प्रमोशन में जैसा कि नाम है, इंप्लॉइज को शिफ्ट करेंगे, उसकी लोअर पोस्ट से उसको हायर पोस्ट दे देंगे। यहां पर सब कुछ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर उसकी पे इंक्रीज होगी, यहां पे उसका स्टेटस इंक्रीज होगा, पर साथ में जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। तो वो काम का बोझ तो बढ़ेगा ना। जब आप पोस्ट ज्यादा लेना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम का बोझ। यस, तो प्रमोशन में वर्टिकल मूवमेंट होता है, अर्थात ऐसा मूवमेंट होता है। आप थे क्लर्क, जी आप थे क्लर्क, और आपको क्लर्क से बना दिया कंपनी ने मैनेजर। तो आपकी पोस्ट तो बढ़ गई ना, आपकी पोजीशन बढ़ गई, आपकी रैंक बढ़ गई, पर आपके पैसे भी बढ़ गए। बट एक चीज और बढ़ी, आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं प्रमोशन। यह भी हो गया इंटरनल तरीका। तीसरा इंटरनल तरीका कौन सा है? डिमोशन। भाई कौन चाहता है डिमोशन होना? डिमोशन में उल्टा हो जाएगा। अब कोई इंप्लॉय परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, अपनी ड्यूटीज ही नहीं कर पा रहा है अच्छे से, हाँ, जो काम दिया गया वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे? अब तो रास्ता एक ही है, डिमोशन। तो डिमोशन में क्या होगा? हाँ, डिमोशन में उसको शिफ्ट कर देंगे, लोअर पोजीशन में ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैंने बोल्ड कर दिया लाइन, आपको अब अच्छे से दिखेगी। फिर आता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नहीं है, ये आपका ही एक्स एम्प्लॉय है। ये क्या होता है सर? अरे भाई एक्स मतलब आपको जो छोड़ के चला गया था। हाँ, तो अगर कोई एम्प्लॉय आपका रिटायर हो चुका है, आपने फिर से दोबारा उनको बुला लिया कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, क्योंकि कंपनी में अभी जॉब पोजीशन खाली है, या जब एबनॉर्मली बहुत हाई रश होता है, कंपनी को उस समय बहुत कामगार लोगों की जरूरत है, बहुत लोगों की जरूरत है, और कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को वापस बुला लिया। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी। तो क्या फायदे हैं इस इंटरनल मेथड के? ये जो इंटरनल हमने किया, मतलब रिक्रूटमेंट किया, पर हमने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किया, तो इनके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला इंटरनल का बेनिफिट है कि प्रमोशन होता है जब इंटरनली, तो इंप्लॉइज बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, इंप्लॉइज बहुत बूस्ट हो जाता है उनका मोटिवेशन। क्यों मोरल मोटिवेशन क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि उनको मालूम है आने वाले समय में उनकी भी बारी है, वो भी क्या हो जाएंगे? हायर पोजीशन मिल जाएंगी। क्यों? आप नहीं चाहते हैं कि आपकी पोजीशन में रैंक बढ़े? जरूर, हर व्यक्ति चाहता है अपने लाइफ में। दूसरा फायदा क्या है? इकोनॉमिकल। सर इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? मतलब सस्ता, मतलब कम खर्च लगता है, चीप पड़ता है। क्यों क्यों सस्ता पड़ता है ये, चीप क्यों पड़ता है ये मेथड? क्योंकि इसके लिए आपको किसी को पैसे नहीं देने होते हैं, न किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाना होता है, न कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो आपके खर्चे बढ़े ना, आपको बचे ना, क्योंकि आपको किसी तरह का प्रचार प्रसार नहीं करना है, लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटना है, आपके खर्चे बच जाएंगे। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा क्या मुझे लगता है? फेमिलियर। क्योंकि ये इंप्लॉइज ऑलरेडी आपके यहां काम करते हैं, आपके रूल्स को जानते हैं, आपकी पॉलिसीज को जानते हैं, तो आपके वर्किंग कंडीशन से भी ये वाकिफ है, तो इनको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। इनका टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, समय सीखने में वेस्ट नहीं होगा। नए मॉल में देखिए एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लगता है, पर इनको, क्योंकि ये तो आपके खुद के एम्प्लॉय है, इंटरनली आपने रिक्रूट किया है, तो इसीलिए इनको ये दिक्कत नहीं आएगी, ये क्विकली एडजस्ट हो जाएंगे। और चौथा और आखिरी मेरिट एडवांटेज जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि इंप्लॉइज अगर ट्रांसफर कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, तो अगेन आपको एक्सपीरियंस बंदे ही मिलेंगे, अपना ही बंदा जिसे अनुभव है उसी को ना प्रमोट करोगे, प्रमोशन दोगे, तो उससे क्या होगा? आपके यहां क्या होगा? उसकी नॉलेज और बढ़ेगी। चलिए डीमेरिट की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या बुराई है, डिसएडवांटेज है? सबसे पहली बुराई है आपके पास चॉइस बहुत कम है। इंटरनल रिक्रूटमेंट में आपके पास चॉइस क्या है?
चॉइस है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप जब भी चुन के लाएंगे व्यक्ति को तो कहां से लाएंगे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। तो इसीलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने इंप्लॉई हैं बस उतने ही करना पड़ेगा। तो लिमिटेड हो गई ना चॉइस आपके पास। आपकी जितनी, मान लो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 100 इंप्लॉई हैं, तो आप उसी 100 में से ही ना क्या करोगे? इंटरनल करोगे। तो बाकी लोग जो दुनिया में बाहर हजारों लाखों लोग तैयार हो रहे हैं, उनका क्या? यही आपके पास चॉइस नहीं है। और प्रॉब्लम आएगी इसी की वजह से, इनब्रीडिंग। यही इनब्रीडिंग मुझे लगता है लिमिटेड चॉइस की वजह से ही है, क्योंकि आपके एम्प्लॉइज जो हायर लेवल पे जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? प्रमोट होके जा रहे हैं। अर्थात जो आपके एम्प्लॉय में पहले से ही काम कर रहा था वही ऊपर जा रहा है। तो कोई नया व्यक्ति नहीं आया ना, कोई नई आइडिया भी लेके नहीं आया, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई थिंकिंग भी नहीं होगी, तो वहां पे पैदा हो जाएगी इनब्रीडिंग। अर्थात कुएं की मेंढक की तरह ही वह सारे लोग होंगे, उन्हीं में से कोई व्यक्ति प्रमोट होकर और टॉप में चला जाएगा, नीचे वाला उससे और ऊपर आ जाएगा। तो सेम लोग, सेम आइडिया, सेम थॉट। तो कुछ नया फ्रेश, कहते हैं ना, कोई यंग ब्लड आना चाहिए, कोई जोशीला व्यक्ति आना चाहिए बाहर से, नए आइडियाज, नए विचार लेके, नया खून लेकर के, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? तरक्की होगी। कुछ नए विचार आएंगे, ये होता ही नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ी समस्या है इनब्रीडिंग। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी। याद रखिएगा, इनब्रीडिंग को दूर करने के लिए ही उन लोग क्या करते हैं, आप जैसे यंग कैंडिडेट्स को जो कॉलेज में ही होते हैं, हाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में होते हैं, वहीं से नौकरी करा देते हैं, वहीं से उनको क्या करते हैं? अपॉइंट कर लेते हैं, ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में यंग ब्लड आ सके। समझ गए? इनएफिशिएंसी ये भी एक डिमेरिट है। डिमेरिट कैसे है? क्योंकि जब आपको मालूम है कि आपका प्रमोशन होना ही होना है, और प्रमोशंस के लिए आप कितने पुराने हैं ये देखा जाएगा, इंटरनली देखा जाएगा, आपका मेरिट नहीं देखा जा रहा है, आपकी एफिशिएंसी नहीं देखी जा रही है, तो बताइए काम की एफिशिएंसी तो कम हो जाएगी ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। वहां पर क्या होता है, जो अपने ही इंप्लॉइज होते हैं उनको ही प्रमोट करके ऊपर ऊपर पोस्ट में भेज दिया जाता है। अब वो आदमी जो नीचे से ऊपर जाना है उसको एक टाइम बाउंड प्रमोशन है, उनकी क्वालिटी, उनकी मेरिट्स नहीं देखी जा रही है, तो एफिशिएंसी कहां आएगी? वो इनएफिशिएंट व्यक्ति ही तो ऊपर चला जा रहा है। चलिए चौथा और आखिरी लिमिटेशन जानते हैं इंटरनल का, कि इंटरनल कंप्लीट सोर्स नहीं है। क्यों कंप्लीट सोर्स नहीं है? क्योंकि सारी जॉब वैकेंसीज आप इससे फिल नहीं कर सकते। अगर आपने किसी एक एम्प्लॉय को ऊपर ट्रांसफर किया तो आखिर तो उसकी पोस्ट नीचे वाली खाली हो रही है ना, और अगर आप कहेंगे नीचे वाले से उसको ट्रांसफर कर देंगे ठीक ऊपर, तो उसकी नीचे वाली पोस्ट खाली हो जाएगी। और वो सोचिए जहां पर एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे और लोगों की जरूरत है, अभी 100 लोगों की एक साथ जरूरत है उनको, तो क्या करेंगे? 100 लोग कहां से लाएंगे? समझ गए ना? तो ये कंप्लीट सोर्स नहीं है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो एकदम ही नहीं है। अब आते हैं इंटरनल का उल्टा, एक्सटर्नल। जब आप एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इसका मतलब है आपको एम्प्लॉइज जो मिलेंगे, जी आपको जो एम्प्लॉइज मिलेंगे वो बाहर से रिक्रूट करने मिलेंगे। ये रहा कुछ इमेज भी आप देख पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे थे आप, कैंपस रिक्रूटमेंट देख पा रहे थे, ये सब एक्सटर्नल तरीके हैं, है ना। कैंपस हायरिंग लिखा दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। ये तो बहुत कॉमन है सर, न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में बहुत कॉमनली क्या होता है, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए लिखते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, एक्सटर्नल तरीका, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में बताया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ज्यादातर गवर्नमेंट चलाती है, हम लोग उसको कहते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और यहां पे क्या होता है, यहां कोई भी व्यक्ति सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जिसको जॉब चाहिए, वो अपने पास जा करके यहां पे अपना नाम रजिस्टर करा देगा। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले, जहां पे ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस होता है, इनके पास पहुंचते हैं जॉब गिवर्स। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको जॉब के लिए लड़के लड़कियां चाहिए, वो लोग इनके पास आते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास आते हैं। तो जॉब गिवर्स इनके पास आते हैं, जॉब सीकर्स भी इनके पास आते हैं, दोनों को मिलाता है ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। समझ गए ना? मतलब आपको नौकरी चाहिए, आप यहां चाहिए, कंपनियों को लड़के लड़कियां चाहिए, बंदे चाहिए अपने लिए ऑफिस के लिए, वो भी यहां आएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्लेसमेंट एजेंसी, जैसा कि नाम है, ये प्लेस दिलाने वाली एजेंसी है। ये वो एजेंसी है जो रिक्रूट का काम करती है। मैंने कहा था ये एक्सटर्नल एजेंसी है, ये बाहरी है। ये एजेंसीज क्या करती हैं, ये खुद अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं, अपने ही एप्लीकेशंस रिसीव करती हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती हैं। किसके लिए? अपने एम्प्लॉयर के लिए, अर्थात जिस कंपनी का उनको प्लेसमेंट का काम मिला है।
जैसे रिलायंस का प्लेसमेंट कराना है इनको, तो रिलायंस कंपनी खुद अपना काम नहीं करती है, रिलायंस कंपनी अपना प्लेसमेंट का काम किसी एजेंसी को दे देती है। हां, किसी प्लेसमेंट एजेंसी को रिलायंस कंपनी अपना काम दे देती है, और वो प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है, वहां पे लड़के लड़कियां भेजती है, जॉब खुद सेलेक्ट करके भेजती है। अब आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये तो बहुत ही कॉमन है, आप जानते ही हैं, हम लोग इसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। 3 इडियट तो आपको याद ही है, 3 इडियट फिल्म की बात कर रहा हूं। हाँ, इस फिल्म में क्या हो रहा था याद है आपको कि नहीं? रेंचो हमारे आमिर खान, उनको छोड़कर के उनके दोनों दोस्त को ये कैंपस सिलेक्शन हो जाता है उनका, देखा था ना? तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, खुद ही इंटरव्यू लेने के लिए आती हैं इंजीनियर्स को, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को, इवन मैनेजर्स को उनके ही कॉलेज या इंस्टीट्यूट से क्या करती हैं, हायर करके ले जाती हैं। वहीं इंटरव्यू लेती है, वहीं हायर कर लेती है। हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट, या हम इसको कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। गेट हायरिंग। अब गेट हायरिंग, कुछ फर्म्स जो छोटे लेवल का काम कर रही हैं, वो अपनी फैक्ट्री गेट पे क्या करती हैं, बोर्ड लगा देती हैं। फैक्ट्री के ही गेट पे एक बोर्ड लगा देती हैं, लिखती हैं क्या, नोटिस लगा के लिख देती हैं कि हमें स्टाफ चाहिए, हमें काम करने वाले बंदे चाहिए, नोटिस लिख देती हैं उस पर। और जो भी वर्कर्स फैक्ट्री के बाहर रहते हैं या वहां से गुजरते हैं, वो रीड करते हैं और बस काम पे चले जाते हैं। याद रखिएगा, ये अनस्किल्ड लोगों को ही जॉब देती है। हाँ, अनस्किल्ड समझ गया ना, बोझा ढोने वाले लोगों का काम दे सकती है, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं। याद रखिएगा, स्किल्ड लोगों के लिए, हाँ, उनके लिए गेट हायरिंग टेक्निक नहीं आएगी। फिर आता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड मतलब होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जॉब की सर्च करते रहते हैं और अलग अलग कंपनियों के ऑफिस में चले जाते हैं। जब वो ऑफिस में जाते हैं तो वहां उनको पता चलता है वहां तो जॉब पोजीशंस खाली ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने रिज्यूम्स को साथ में ले जाते हैं, ठीक है ना, और वहां जाकर क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। इन अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, अर्थात इन एप्लीकेंट्स को जिनको मैंने कॉल नहीं किया है, ये अपने आप आए हैं, इनको हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो कंपनियां क्या करती हैं, इनके सर्टिफिकेट्स जमा करा लेती हैं जी, इनके सर्टिफिकेट्स, इनके रिज्यूम्स रख लेती हैं और इनको कहती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, जब हमारे पास वैकेंसी होगी तो हम आपको क्या करेंगे, एक मौका देंगे। हो गया कैजुअल कॉलर्स। रिकमेंडेशन मतलब सलाह। कई बार कंपनियां एप्लीकेंट्स को कहती हैं, किसके सलाह पे एप्लीकेंट्स को ले लेती हैं, कुछ फ्रेंड्स के सलाह पे, किसी रिलेटिव्स के सलाह पर भी मान लेती हैं। ज्यादातर जो आपके अपने एम्प्लॉइज होते हैं या अपने नोन बंदे होते हैं, ऐसा आप भी करते हैं। हाँ, उनको जानते हो, अरे हाँ हाँ उनको जानते हैं, अरे अगर हमारे काम पे भेज दो भाई, हो गया ना रिकमेंडेशन। तो बड़ा कॉमन है। अब आता है जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ये कौन होते हैं? तो जॉबर्स सप्लाई ऑफ लेबर्स दे सकते हैं। ठेकेदार सुना है आपने नाम जी? कहीं आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, आपको 100 वर्कर्स एक साथ चाहिए बिल्डिंग के काम के लिए, ढलाई चल रही है आपके यहां, ढलाई आई हो, जब सीमेंट खूब सारा चाहिए तो वर्कर्स खूब चाहिए, कहीं सड़कें बन रही हैं, तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं, वर्कर्स हायर करके दे देते हैं फॉर शॉर्ट नोटिस में। याद रखिएगा, ये लोग ज्यादातर अनस्किल्ड लेबर को देते हैं। कभी आपने सोचा है कहां से इन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, इन ठेकेदारों के पास कहां से वर्कर्स आते हैं? तो ये लोग विलेज वाले लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं। ये लोग विलेजर्स के साथ, अनस्किल्ड लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं और फिर वहां से बुला लेते हैं तुरंत ही। आइए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, जब हम रिक्रूटमेंट आउटसाइड दी फर्म कर रहे थे, उनके कुछ मेरिट्स को जानेंगे। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सबसे बड़ा मेरिट है वाइड चॉइस। यहां पर आपको पूरी दुनिया है चॉइस करने के लिए, आपको वाइड नंबर ऑफ पर्संस बुला सकते हैं। जितने आप लोगों को आमंत्रित करिए, सबको बुला लीजिए अपने पास, पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई। फ्रेश आउटलुक मिलेगा, यस। जो आइडियाज नए लोग लाके देंगे, नए विचार लाके देंगे, वो पुराने नहीं दे पाएंगे। याद रखिएगा, जो डीमेरिट था, जो डिसएडवांटेज था इंटरनल का, एक्सटर्नल का वो मेरिट बन जा रहा है। देखिए, यही सब था डिसएडवांटेज कि वहां फ्रेश आउटलुक नहीं मिलता है, तो मैंने कहा यहां मिलता है। वहां पे लिखा था कि वो कंप्लीट सोर्स नहीं है, मैं यहां कह रहा हूं कंप्लीट सोर्स है, क्योंकि आपको जितने भी इंप्लॉइज चाहिए, सारे इंप्लॉइज की भर्ती आप यहीं से कर लीजिए, सारे जॉब्स की पूरत कर लीजिए। आइए, बुराइयां, डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल। सबसे बड़ी बुराई है आपके इंप्लॉइज का मोरल डाउन हो जाएगा। कब डाउन हो जाएगा? देखिए, जब हायर पोजीशंस
जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप पोजीशंस को फिल कर दें किसी बाहरी व्यक्ति से। अब मैं ही काम कर रहा हूं किसी बिजनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ, और 10 साल से वहां मैं लगातार काम कर रहा हूं, और मेरे 10 साल को ध्यान न देते हुए कंपनी ने किसी यंग लड़के को मेरे ऊपर क्या बना दिया, मेरा मैनेजर बना दिया कि तरुण सर ये आपके बॉस रहेंगे। कितना बुरा लगेगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाएगा आदमी? तो यही होता है। तो एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हार्ट बर्निंग हो जाती है उनमें। हाँ, हार्ट बर्निंग मतलब भाई दिल टूट जाता है उनका भाई। तो दे फील अनवांटेड, है ना, और कई बार वो नए एम्प्लॉय से कोऑपरेट नहीं करते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आइए, एक्सपेंसिव भी है ये मेथड एक्सटर्नल, क्योंकि आपको इसके लिए आउटसाइड एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। अरे भाई बहुत प्रोसेस चाहिए, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तीसरा, डेंजर ऑफ मेल एडजस्टमेंट। इसका मतलब है नया एम्प्लॉय आपने तो रख लिया, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एडजस्ट ही ना कर पाए, आपका एनवायरमेंट उसको सूट ना कर रहा हो, आपके काम के माहौल ही में लीव हो सकता ना सूट करेगा, 2-4 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन काम करेगा, भाग जाएगा छोड़ करके, इट मे बी स्टंटेड आउट, या आप खुद ही निकाल दोगे, बस आपको उसका बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो फिट ही नहीं हो पा रहा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, और उसके लिए फिर खर्चे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मेल एडजस्टमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है ना कि कोई आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए और टिकी जाए। आइए, रिक्रूटमेंट का सेकंड स्टेप आता है। जब तक आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे आपके यहां वेकेंट जॉब पोजीशंस में अप्लाई करने के लिए, तब तक आप सेकंड स्टेप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद का स्टेप है, जब आप क्या करते हो, लोगों को किक आउट करते हो और सिर्फ उनको चुनते हो जो आपको चाहिए। आपने इतने लोगों को यहां और इतने लोगों को यहां आउट कर दिया, रखा तो सिर्फ किसको, सिर्फ एक बंदे को। देखिए आप रख रहे हैं, एक को पिक कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्या ठीक सुना, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसके बारे में मैंने बताया था, ये पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि ये कहता है बस आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, तुम भी आओ तुम भी आओ, सब लोग आओ। ये कहता ना 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 ना, ये कहता है तुम भी जाओ तुम भी जाओ, जो बच गया, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को फिट कर रहा है, सूट कर रहा है, उनको रखेंगे सिर्फ। देखा, तो ये भगाता है सबको, ये कहता है जा जा, तू भी जा तू भी जा, जा भाई तेरी भी जरूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव स्टेप है, याद रखेंगे। नेगेटिव क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिजेक्टेड, जितनों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, हायर देन दोज टू बी सेलेक्टेड। सेलेक्टेड तो कम होते हैं। लेट्स से 1000 लोग अप्लाई किए हैं आपके यहां जॉब पोजीशंस के लिए, आपके पास सिर्फ 5 जॉब पोजीशंस हैं, तो 995 को आप क्या करोगे? आउट, यस आउट। तो क्या होता है सिलेक्शन? सिलेक्शन जजिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स की, एप्लीकेंट्स की सुटेबिलिटी, क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सूट कर रहा है, करेगा तभी रखोगे। अब आता है इंपॉर्टेंस, सिलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा, सिलेक्शन गलत करोगे, एक गलत मछली, सुना है ना, एक गलत मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर गलत तरीके से व्यक्ति को रखोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सारा फायदा नुकसान बदल जाएगा। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन का क्या फायदे हैं, इसका ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इट हेल्प्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सही इंप्लॉय चूज करोगे, फिट बैठेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। और क्या होगा, उस इंप्लॉय को भी जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देखो, अगर एक एग्जांपल देता हूं, आपके क्लास के, यस मैं आपकी बात कर रहा हूं, तुम्हारे बात कर रहा हूं, मेरे सुपरस्टार्स, तुम्हारे क्लास में जो कॉमर्स का टीचर है उसको कह देते हैं सर आप चलिए साइंस पढ़ा दीजिए क्लास 12th के बच्चों को, केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। टीचर तो फ्लैट हो जाएगा। क्यों फ्लैट हो जाएगा टीचर? क्योंकि उसे काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने काम को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो कॉमर्स का टीचर था और आपने उसको भेज दिया 12th की केमिस्ट्री का। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि काम उसका मैच नहीं करेगा। ही विल नॉट बी मैचिंग विद द जॉब, उस जॉब के लिए सुटेबल ही नहीं है। समझ गया ना? चलो नेक्स्ट। तो इसीलिए सिलेक्शन बहुत जरूरी, बहुत संभल के करना है। सिलेक्शन से इंप्लॉइज का टर्नओवर मतलब होता है काम को छोड़ के चले जाना। इंप्लॉइज काम को नहीं छोड़ेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भागेंगे नहीं।
और न तो एब्सेंट करेंगे, न तो छुट्टियां लेंगे। जब काम में देखिए मन नहीं लगेगा तो छुट्टियां भी लेंगे, पर जब आपने सही व्यक्ति को चुना है, सेलेक्ट किया है, तो ना वो तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाएंगे, ना एब्सेंट करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मेरिट है, क्या फायदे हैं सिलेक्शन के? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस यस स्काई पे चले जाएगी, बुलंदियों पे। आइए अब जानते हैं सिलेक्शन करने के मेथड को, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सिलेक्शन का मेथड। सबसे पहला तरीका है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो रहा है। देखिए कैंडिडेट पसीने पसीने हैं, तो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहला इंटरव्यू होता है जब कोई कैंडिडेट पहली बार कांटेक्ट करता है कंपनी के ऑफिशियल से, है ना। तो पहली बार जब मिलता है तो वहीं पे ही इसका क्या हो जाता है, इंटरव्यू। देखिए इस व्यक्ति का, इस बंदे का इंटरव्यू चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कितना पसीना पसीना हो रहा है। सेकंड स्टेप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कैंडिडेट्स को अपना नाम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन ये सब लिख के खुद जमा करना पड़ता है। सर लिखना क्यों पड़ता है, टाइपिंग वाला भी दे सकते थे, रिज्यूम दे सकते थे। हाँ, रिज्यूम देने से क्या होता है ना, हैंड राइटिंग नहीं पता चल पाती है, इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं, यथार्थ वह टेस्ट जिससे उसके वर्क का पता चलता है कि उसको काम आता है कि नहीं आता है, उसके वर्क बिहेवियर के बारे में जानकारी मिलती है, समझ गए। इसीलिए कराते हैं उसका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। और क्या कराते हैं, फोर्थ स्टेप क्या कराते हैं, उसका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू ये तो आप जानते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है या जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड जानकारी आपसे ले सकते हैं। देखिए लिखना एक अलग चीज होती है, सामने बैठ करके बात करना इज डिफरेंट थिंग। तो अगर आपको भी यस उस जो इंटरव्यू दे रहा है उसको भी अगर कुछ कंपनी से पूछना है तो भी वो इसी इंटरव्यू के दौरान पूछ भी सकता है कंपनी के लोगों से। अब आता है रेफरेंसेस लेना। याद रखिएगा इसका सीक्वेंस मत चेंज करिएगा, स्टेप्स की बात करते हैं तो सीक्वेंस चेंज मत करिएगा। चेकिंग रेफरेंस में क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति के नाम बताओ, किसका एड्रेस दो, कम से कम 2 या 3 लोगों का जो तुम्हें जानते हैं, जिनसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसमें किसका वो लोग देते हैं नाम, ज्यादातर वो अपने एक्स एम्प्लॉयर का नाम दे सकते हैं, अर्थात इससे पहले जहां वो काम करते थे उसका नाम दे सकते हैं, या वो नाम दे देते हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल का, जिस स्कूल से वो आए हैं स्कूल के प्रिंसिपल का या कॉलेज के प्रिंसिपल का, है ना, क्योंकि उनको रेफरेंस लेना होता है ना, ये पता करना होता है कि वो बंदा सही है कि नहीं है। और स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल के प्रोफेसर्स आपको जानते हैं, इनसे वो रेफरेंस ले लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, मेडिकल, जब इनका भी रेफरेंस भी सही हो जाता है तो उसका मेडिकल कराते हैं। मेडिकल में उसकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, उसको कोई फिजिकल कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, कोई डिसेबिलिटी है तो कौन सी है, ये पता कर लेते हैं। 7th एंड लास्ट स्टेप, जब ये सारे स्टेप को कैंडिडेट पार कर जाता है, 6 स्टेप को कैंडिडेट पार कर जाता है, मेडिकल में भी सही है, तो अब कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं ज्यादातर 1 या 2 सालों के लिए। कहते हैं आपका प्रोबेशन पीरियड है। कौन सा पीरियड है, प्रोबेशन है, टेम्पररी पीरियड है। आफ्टर दैट कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, तो उनको एक पर्टिकुलर जॉब बताते हैं, एक वर्क प्लेस बताते हैं। जब हम उसको असाइन करते हैं एक निश्चित काम, एक निश्चित जगह कि यह है आपका ऑफिस और यह है आपका काम, तो जब उसको असाइन करते हैं, इसी का नाम रखा गया है प्लेसमेंट देना, एक जगह दे देते हैं। क्लियर है, नाम है प्लेसमेंट। आइए इंटरव्यू के बारे में जाने। इंटरव्यू, सिलेक्शन, इंटरव्यू करने, इंटरव्यू करते हैं सिलेक्शन करने के बाद, सिलेक्शन करते हैं इंटरव्यू करने के बाद। तो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉई, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉई, सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये क्या है, ये एक तरह का फॉर्मल कन्वर्सेशन है। किसके बीच में बातचीत होती है, कैंडिडेट के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, जो नौकरी पर रख रहा है उसके बीच में। और वो क्या करते हैं, वो जज करते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, क्या आप जॉब के लिए सुटेबल हैं कि नहीं है। ये फेस टू फेस एनकाउंटर होता है, मीटिंग होती है। इसमें आपके एक्सप्रेशंस, आपके पोस्चर, आपके जेस्चर, आपकी स्पीकिंग स्किल, सबका टेस्ट सामने सामने होता है,
स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं। अब आता है टाइप ऑफ इंटरव्यूज। कई टाइप्स इंटरव्यू ले जाते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर पैटर्न इंटरव्यू। देखो, अगर कोई इंटरव्यू बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एकदम प्लानिंग के साथ लिया जाए, जिसमें सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड हो कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पहले से ही डिसाइडेड है और टाइम भी अलॉटेड है कि कितने टाइम के अंदर कैंडिडेट को जवाब देना है, तो ऐसे इंटरव्यू कहते हैं आप क्या, स्ट्रक्चर। सब चीज प्री डिसाइड, एकदम कह सकते हैं सिस्टमेटिक है, ठीक है, सब चीज जानकारी में है। जबकि इसका ठीक उल्टा कर दो, रैंडम होता है इसमें। इसमें क्या होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हो सकते हैं। इसमें कुछ भी चीज डिसाइडेड नहीं है। ग्रुप इंटरव्यू, अरे भाई नाम से समझ जाओ, ग्रुप में इंटरव्यू लेंगे आपका। इसमें अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स, एक कैंडिडेट को नहीं, ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाएंगे, मतलब 2, 4, 6 एक साथ कैंडिडेट को बुला लेंगे और दे आर गिवन अ प्रॉब्लम। उनको एक प्रॉब्लम दे देंगे, कहेंगे जीडी करो। नाम सुना है जीडी, ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक है ना, हाँ ग्रुप डिस्कशन करो। और कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, सबको अपने अपने पॉइंट्स रखने का मौका देते हैं, इसी में से सेलेक्ट कर लेते हैं। एक और टाइप का इंटरव्यू है पैनल और बोर्ड इंटरव्यू। पैनल में आप अकेले होते हो, बट इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति पैनल या बोर्ड में होते हैं। इसका मतलब समझ गए ना, बंदा एक है जिसको इंटरव्यू देना है, पर जिनको लेना है वो अनेक हैं। हाँ, इतने सारे लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, समझ गए ना, ये भी इंटरव्यू ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, आप अकेले हो यहां पर। यस, ये है आप, समझ गए ना। तो इसको कहते हैं पैनल और बोर्ड इंटरव्यू। देखा ना। लास्ट टाइप का इंटरव्यू स्ट्रेस इंटरव्यू। इसमें इंप्लॉइज को जानबूझकर, कैंडिडेट्स को जानबूझकर कोई उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, हां अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं परेशान करने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, गुस्सा आ जाए, है ना, नाराज हो जाए। मैंने लिख दिया अजीब, और डिफिकल्ट सिचुएशन दे देते हैं। इसमें इंटरव्यूअर आपको चेक करता है, कहीं आप हॉस्टाइल अर्थात गुस्सैल स्वभाव के तो नहीं है, बुरा क्वेश्चन सोच करके, और आपको जानबूझकर क्या करेगा, आपकी कमियां निकालेगा, आपको क्रिटिसाइज करेगा। स्ट्रेस इंटरव्यू आजकल बड़ा कॉमन चल रहा है। इस तरीके से हमने एंटायर सिलेबस, जी आपका हमने सारा सिलेबस जो सेमेस्टर 2 का था कमर्शियल एप्लीकेशन का फिनिश कर दिया है। और मेरे प्यारे सुपरस्टार्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और आप जानते हैं लाइक नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक करना। समझ में आ गया हो तो ही लाइक करना, हाँ नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझने पे लाइक तो सर के लिए बनता है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपके लिए लेसन वीडियोस लाऊं। ये सारे नोट्स, यस ये नोट्स मेरे आपको अवेलेबल हैं sirtarunrupani.com। जी आपकी अपनी वेबसाइट है, जाइए और वहां पे रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद लॉग इन करिए, और उसके बाद अपने जरूरत के सब्जेक्ट्स को खोल करके सारे नोट्स आप ले सकते हैं। आपके सारे लेसन वीडियोस में लगा रहा हूं, और इधर मैं लगाने जा रहा हूं आपके लिए प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपके सारे लेसन्स जो मैंने अपलोड किए वो सारे लेसन्स इसमें हैं। और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और शेयर नहीं कर रहे हो तो कर रहे हो एक बड़ा गुनाह। यस, सर तरुण रूपानी के वीडियोस को, लेसन्स को प्लीज शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, एंड आपके शेयरिंग से मेरे दोस्त, यस मेरे प्यारे दोस्त, मेरे नए स्टूडेंट्स आकर के आपको ही दुआ देंगे। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।